ये सर मार्कटली की कोई 35 साल पुरानी तस्वीर है। दिल्ली के बोट क्लब में 1991 में एक रैली को कवर कर रहे बीबीसी के पत्रकार मार्कटली। फोटोग्राफर डिजाइनर पार्थिव शाह के द्वारा ली गई ये तस्वीर अपने काम में तल्लीन एक गंभीर लेकिन हंसमुख शख्स का जीवंत पोर्ट्रेट है। नमस्कार, मैं हूं हृदय जोशी। इको एंड एनर्जी टॉक के इस खास एपिसोड में आज बात पत्रकार मार्कटली की, जो अब हमारे बीच नहीं है। बीबीसी के पूर्व ब्यूरो चीफ, पद्म भूषण से सम्मानित और हम सब के चहेते सर मार्कटली, जो थे तो ब्रिटिश लेकिन हिंदुस्तान उनकी चिरंतन कर्मभूमि रही। रविवार को वो 90 वर्ष की उम्र में चल बसे। सर मार्कटली ने न केवल खबरों की रिपोर्टिंग की, बल्कि उन्होंने भारत के इतिहास को, भारत के उतार चढ़ाव को जिया। उन्होंने पत्रकारों और चिंतकों की एक से अधिक पीढ़ियों को प्रेरित किया। मार्कटली ने अपने जीवन में राजनीतिक और सोशल रिपोर्टिंग के अलावा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के बारे में क्या कुछ कहा और लिखा, इस बारे में आज हम इस खास एपिसोड में आपको बताएंगे। असल में अपने जीवन के आखिरी दशकों में सर मार्कटली ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के बारे में जो कुछ कहा वो काफी महत्वपूर्ण है। मार्कटली ने ये लिखा और कहा कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के कुप्रभावों के बारे में भारत लीड ले सकता है और पूरी दुनिया का विश्वगुरु बन सकता है। मुझे अपने स्कूली दिनों और बचपन की याद है, जब पहाड़ों के सर्द मौसम में हम रजाई में दुब के रेडियो पर सुबह सुबह बीबीसी सुना करते और हमें न्यूज़ रीडर की आवाज़ सुनाई देती, जिसमें अक्सर इस तरह से कहा जाता कि मार्कटली की रिपोर्ट शकुंतला चंदन से। उनकी अंग्रेज़ी खबरों का हिंदी अनुवाद पढ़ने के लिए शकुंतला चंदन की जगह कोई और व्यक्ति भी रहा हो, लेकिन हम लोगों के लिए, हम जैसे हिंदी भाषियों के लिए उनकी आवाज़ जैसे सच का एक एहसास थी। जब भारत अपने इतिहास को लिख रहा था या बना रहा था, उस वक्त मार्कटली की आवाज़ पर भारतीयों ने भरोसा किया। आज जब सर मार्कटली चले गए हैं, तो हम उनकी पत्रकारिता के बहाने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर उनकी बातों की और उनकी कवरेज की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात उनके जीवन से जुड़ी हुई। मार्कटली का जन्म 1935 में कोलकाता में हुआ था। वो थे तो ब्रिटिश, लेकिन उन्होंने भारतीयता को जिया। बचपन में उन्हें एक बोर्डिंग स्कूल में दार्जिलिंग में भर्ती कराया गया, लेकिन फिर वो अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। उसके बाद 1964 में उन्होंने बीबीसी ज्वाइन किया और 1965 में भारत आए बीबीसी के पत्रकार के रूप में, और यहाँ भारत ही उनकी कर्मभूमि बन गई। उन्होंने 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध देखा, आपातकाल की तानाशाही देखी, ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या जैसे कठिन दौर कवर किए। उन्होंने राजीव गांधी का दौर देखा और फिर बाबरी मस्जिद के गिरने की महत्वपूर्ण घटना को भी कवर किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर मार्कटली और सतीश जैकब की पुस्तक अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने इंडिया इन स्लो मोशन और नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया जैसी पुस्तकें भी लिखी। मार्कटली की जो खास बात थी वो ये थी कि वो लुटियंस दिल्ली की चकाचौंध में नहीं रहे, बल्कि वो एक आम भारतीय के बीच में गए। उन्होंने गांवों और छोटे शहरों को करीब से कवर किया। मार्कटली का पर्यावरण के लिए ज्ञान कैसा था, ये सिर्फ किताबी बातों से नहीं, बल्कि जमीन पर उनके द्वारा की गई कवरेज से दिखता है। 1984 में, जिस साल भारत में बहुत कुछ हो रहा था, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, हिंदू सिख दंगे हो गए थे, उस दौरान एक और बड़ी घटना हुई जिसका जिक्र अक्सर हम कई बार भूल जाते हैं, और वो थी दिसंबर में भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग, हजारों लोग अपाहिज हो गए। मार्कटली ने इसे बहुत करीब से कवर किया। उन्होंने ट्रेन पकड़ी और वो सीधे भोपाल पहुंचे और लंबे समय तक उसकी कवरेज की। उसके बाद वो लगातार वहां जाते रहे। भोपाल गैस त्रासदी के 10 साल बाद मार्कटली ने एक बार फिर वहां का व्यापक दौरा किया था और ये बताया था कि किस तरह से जहरीला कचरा अभी भी वहां फैला हुआ है। लोग अब भी उस त्रासदी की मार झेल रहे हैं, वहां अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं।
मार्क टली का मानना था कि भोपाल महज एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये पर्यावरण और मानवता के खिलाफ एक ऐसा अपराध था जिसे दुनिया ने बहुत जल्दी भुला दिया। मार्क टली के बेटे सैम टली ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसका जिक्र किया है और विस्तार से इसका वर्णन किया है। यूनियन कार्बाइड रासायनिक कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव के तुरंत बाद हजारों लोगों की मौत हो गई, लेकिन मेरे पिता तब से कई बार शहर का दौरा कर चुके हैं और जीवित बचे लोगों पर इस गैस रिसाव के दीर्घकालिक प्रभावों के साक्षी रहे हैं, ऐसे प्रभाव जो आज भी गूंज रहे हैं। सर मार्क टली की ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को लेकर कितनी संवेदना थी, ये 2018 में उनके द हिंदुस्तान टाइम्स में लिखे एक लेख से पता चलता है। इस लेख में उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार रखा और कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए पूरी दुनिया में भारत, जो जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव हो रहे हैं उनसे लड़ने के लिए भारत पूरी दुनिया में विश्वगुरु का रोल अदा कर सकता है। मार्क टली का कहना था कि पश्चिमी जो देश हैं उनका कंज्यूमरिज्म और उपभोक्तावाद जो है वो पूरी दुनिया को नष्ट कर रहा है, जबकि भारत की संस्कृति सादगी और कम उपभोग करने और कम में गुजारा करने की है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के दर्शन में, भारत की संस्कृति में प्रकृति को पूजनीय माना गया है, उसे शोषण की वस्तु नहीं माना गया। अब आज इस बात का कितना पालन हो रहा है ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने भारत को उसकी संस्कृति और उसकी जड़ों की याद दिलाई और यह सब हम सब ये बात को जानते हैं कि कैसे एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जो है जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कितना ज़रूरी है। तीसरी बात मुझे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है जो मार्क टली ने कही, वो गांधीवादी दृष्टिकोण के बारे में है। वो एक तरह से गांधीवाद के प्रवर्तक दिखते हैं और गांधी की उस बात को याद दिलाते हैं जिसमें गांधी ने कहा था कि प्रकृति ने के पास लोगों की ज़रूरतों के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उनके लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। यानी प्रकृति इतना देती है जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन हमारे लालच को वो पूरा नहीं कर सकती। सर मार्क टली ने याद दिलाया कि अगर भारत पश्चिम की नकल करेगा तो वो अपनी ओरिजिनल मूल प्रवृत्ति को खो देगा। भारत विश्वगुरु बन सकता है ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में, ये तो उन्होंने कहा ही, और उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक नारा नहीं बल्कि भारत की पर्यावरणीय जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ऐसे वक्त में जब हम जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े कुप्रभावों को देख रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी से लेकर पूरा फ्लोरा फोना सब कुछ अंडर अटैक है, उस वक्त हमें सर मार्क टली जैसे लोगों की ज़रूरत है जो केवल पॉलिटिक्स और सोशल लाइफ को कवर न करें बल्कि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज जैसे महत्वपूर्ण विषयों के साथ उसके इंटरसेक्शन को भी हमें समझाएं, देखें और कवर करें। भोपाल गैस त्रासदी पर उनकी कवरेज और उसके बाद लगातार उनके जो आर्टिकल हैं और जीवन के आखिरी वर्षों में जलवायु परिवर्तन को लेकर कही गई उनकी बात हमें याद दिलाती है कि हमें ऐसे पत्रकार नहीं चाहिए जो सत्ता के गलियारों में घूमते रहें, सत्ता की बातें कहते रहें, ताकतवर कॉरपोरेट्स की बातें कहें, बल्कि वो लोग चाहिए जो हमें याद दिलाएं कि मदर अर्थ के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है। हमारे इस विशेष अंक में इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गणतंत्र दिवस आप सबको मुबारक हो।